अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्मिला शाज़मीन और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमजद एस.के दुरानी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर के तहत हम एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है। आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि हैं ल्यूकीमियाज़, ब्लड कैंसर क्या होते हैं। आज हम डॉक्टर अमजद दुरानी से पूछेंगे कि ब्लड कैंसर होते क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। ब्लड कैंसर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेल्स या अ, खुलिए खून के खुलिए कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। ऐसे है कि ये बोन मैरो से बनते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे ये इनकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। प्रीकर्सर यानी कि ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे इन्होंने जाके आगे मॉडिफाई करना होता है, मैच्योर होना होता है। तो जो एक्यूट लुकीमियास है उनमें ये होता है कि वो शुरू में कहीं पे उनकी जो है क्लोन्स जो है उनके अरेस्ट होती है। वो जो है आगे बढ़ने नहीं बढ़ते, वो एक जगह पे उनकी जो है वो रुक जाती है और वो इमेच्योर स्टेज पे आ जाते हैं जिनको हम ब्लास्ट कहते हैं। वो तादाद में म्यूटेशन की वजह से बढ़ जाते हैं तब्दीली में, और जब वो बढ़ जाते हैं तो वो बोन मैरो में या मुख्तलिफ जो है अज़ा उनमें इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल जो है साइन सिम्टम्स पैदा होते हैं। जबकि क्रॉनिक जो लुकीमियाज़ हैं या ब्लड कैंसर्स हैं उनमें इस तरह होता है कि वो उनमें एक जो प्रोसेस होता है अपोप्टोसिस का, जो कि सेल किल करता है एक स्टेज पे जाके, वो नहीं होता और उनकी ग्रोथ होती रहती, मल्टीप्लाई करते रहते हैं और वो बड़े दोनों ही ब्लास्ट सेल्स और जो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोनों ही नॉन फंक्शनल होते हैं। इनका कोई काम नहीं होता सिवाय ये कि वो जहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं वहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं जो जो सेल्स की जो जहाँ से बनने होते हैं, जैसे बोन मैरो है तो वहाँ से नहीं बनने देते और उसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है। उसी की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स कम होते हैं और उसकी वजह से दूसरे सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स सारे कम हो जाते हैं। तो ये एक वजह है कि हमें जानना चाहिए कि ये एक्यूट और क्रॉनिक जो है वो उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जो क्रोनिक है ल्यूकीमिया, ये उतना ही ख़तरनाक है जितना कि एक्यूट है? ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। उसकी कुछ ख़ास जो अक़साम हैं, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो कि बनता है जो माइलॉइड सेल्स हैं वहाँ से उसकी प्रोलिफरेशन होती है, बढ़ते हैं, वहाँ से बढ़ता है। तो उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। कुछ स्टेज अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो फिर ख़तरनाक होता है, वो एक्यूट ल्यूकीमिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है जहाँ से जो लिम्फोसाइट से बनता है बढ़ता है, वो प्रोलिफरेशन होती है उसकी, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अपनी तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो उसमें साइन सिम्टम्स आते हैं तो उस वजह से वो जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एज सच इमीडिएटली उनका जो क्रॉनिक लुकीमियास का इतना ख़तरा नहीं होता जितना कि एक्यूट लुकीमियास का, जो ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं ब्लड कैंसर की कितनी अक़साम है? इसकी मेन जो है अगर हम एक्यूट लुकीमिया लें या ब्लड कैंसर लें तो दो टाइप्स हैं। एक तो एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया जी और दूसरा है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। जी। अब जो एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया है वो डिराइव करता है या वहाँ से इसकी ओरिजिन है जो कि न्यूट्रोफिल्स जहाँ से निकलते हैं या प्लेटलेट्स या आरबीसीज। तो उसकी इमेच्योर या ब्लास्टिक फॉर्म जो होती है उसको हम
एक्यूट माइलर माइलॉइड। ल्यूकीमिया कहते हैं। अब दूसरा जो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। जी। ये जो है लिम्फोइड अरेस्ट की वजह से जो आगे प्रोलिफरेशन इसकी होती है, ये वहाँ से अराइज करता है और इसकी प्रोलिफरेशन होती है, इसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ये दूसरी किस्म है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, क्या बड़ों और बच्चों में यकसा तौर पर होते हैं ल्यूकीमियाज? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, 60-70%। और जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है वो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, 60-70%। तो ये नहीं कह सकते कि इनके दोनों जो है वो एक ही एज में होते हैं। ज़्यादा जो उसकी जो है ट्रेंड है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का, वो बड़ों में है। दो के हमने एडल्ट्स में भी देखा है, बच्चों में भी देखा है, दरमियानी एज के लोगों में भी देखा है। लेकिन ज़्यादा उनकी जो ट्रेंड है इस ल्यूकीमिया का वो बड़ों में है, 50-60 साल के बाद। जो एज बढ़ती जाती है रिस्क बढ़ता जाता है। जबकि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है वो हमने देखा है ज़्यादा बच्चों में जी। और एडल्टहुड में हमने ज़्यादा देखा है। आगे इसकी भी दो किस्में हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक बी और टी सेल्स। जी। इसी तरह एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की भी 7 के करीब किस्में हैं। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म, जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तब हम बताएंगे कि किस तरह वो करते हैं सब कुछ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, एक्यूट ल्यूकीमिया की वजूहात या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इसका जो फैक्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ तो कुछ वजूहात का पता ही नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जबकि कुछ वजूहात का हमें पता चल जाता है। जो अब ये है कि एक तो जो रेडिएशन जो है ये एक नॉन फैक्टर है कि जिन्होंने अपनी जो है ना रेडिएशन दी हो या रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो। अगेन मैं उसकी मिसाल दूंगा, जब हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ तो वहाँ पे उसके बाद देखा गया कि सबसे पहले जो कैंसर्स डेवलप हुए वो ल्यूकीमियास थे। फिर उसके बाद लिम्फोमास और दूसरे सॉलिड ट्यूमर्स थे। इसके अलावा जो है वायरल एटियोलॉजी भी है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। फिर इसमें एक और जो चीज़ बड़ी अहम है कि ऑलरेडी जो पेशेंट की जो दूसरी डिजीज़ हैं उससे भी हो सकता है, ख़ास तौर पे ब्लड डिजीज़। मसलन कईयों को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है ओल्ड एज में, वो कन्वर्ट हो सकता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। फिर इस तरह माइलोफाइब्रोसिस है या नॉक्टर्नल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या इस तरह की और ब्लड डिजीज़ हैं जो कन्वर्ट हो सकती हैं एक्यूट ल्यूकीमिया में। फिर एक और वजह जो हो सकती है वो साइटोजेनेटिक्स, जो ये भी बहुत प्ले करते हैं। मसलन हमने देखा है जो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उनमें देखा गया उनमें ज़्यादा रेशो है इनकी एक्यूट ल्यूकीमियास की निस्बतन दूसरे लोगों के। फिर फैमिलियल भी है कि उनमें 3-fold ज़्यादा चांसेस हैं कि एक फैमिली में अगर हुआ है तो दूसरों को ज़्यादा रिस्क होता है कि उनमें हो सकता है। एक ये है। बाकी कुछ और छोटे मोटे हैं कि बेंजीन जो ज़्यादा इस्तेमाल कर, हेयर डाई, इस तरह की चीज़ें। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन ज़्यादा हम वो हैं जो मैंने अब बताया। एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि कन्वर्शन ऑलरेडी जो एक पहले डिजीज़ है जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या और ब्लड डिजीज़ है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं एक्यूट में।
फिर उसमें एक और चीज़ है कि अगर जिन्होंने पहले कीमोथेरेपी ली हो, वो भी इस तरह हो सकते हैं किसी भी सॉलिड ट्यूमर के लिए, उनमें भी ल्यूकीमियाज डेवलप हो सकते हैं। ख़ास तौर पे टोपोसाइट टोपो आइसोमेरेज जो है इनहिबिटर्स, वो भी इस तरह कर सकते हैं आगे लाइफ में जाके। ओके डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? मरीज़ जो है वो एक्यूट ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर में बुखार से आ सकता है, वो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, ब्लीडिंग से आ सकता है, फिर उसको मुख्तलिफ जगह पे गदूद उसके बढ़ सकते हैं, फिर उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, उसको डिसोरिएंटेशन हो सकती है, कई दफ़ा दिमाग में भी ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है, खांसी के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई वैसे भी उल्टी के साथ भी हो सकता है। तो एक तो ये बात बहुत लेथार्जिक होगा पेशेंट, और आम दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी। फिर अक्सर के जो है वो जिल्द पे निशान होते हैं, ख़ास तौर पे जब एक्यूट ल्यूकीमिया बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाए तो मुख्तलिफ निशान जो होते हैं नीचे ब्लू और या रेड निशान पे टिकल हेमरेजेस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इस तरह की और भी हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स में जो है हीमोग्लोबिन बहुत कम हो सकती है, एनीमिया से उनमें हो सकते हैं, ब्लीडिंग एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम जिसको बोलते हैं, उनको बार बार जैसे इन्फेक्शन है वो भी मैंने बता दी। मेन ये चीज़ें हैं ज़्यादातर, और काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं। अगर इसका फौरी ना इलाज किया जाए तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। ल्यूकीमिया की तशख़ीस कैसे की जाती है? इसका जो तशख़ीस है ये मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो है ना वो लें। कई दफ़ा ये होता है कि रूटीन टेस्ट किया जाता है इसका सीबीसी का, तो उसमें हमें नज़र आता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमें एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है। और अगर हम पेरिफेरल ब्लड करें स्पेसिफिकली तो उसमें ब्लास्ट नज़र आ जाते हैं, जिससे कि सीधी सीधी तशख़ीस हो जाती है कि ये एक्यूट ल्यूकीमिया है। अब मज़ीद हमने इसकी अगर अक़साम पे गौर करना है तो हम बोन मैरो टेस्ट करते हैं। बोन मैरो टेस्ट जो है उसमें हमें मज़ीद पता चलता है कि कितने % ब्लास्ट आ रहे हैं। वो हमारी जो ऑलरेडी पेरिफेरल ब्लड फिल्म में एक हमने तशख़ीस बनाई होती है, वो मज़ीद हमारी जो है ना उससे तक़वियत मिल जाती है, हमें कंफर्मेशन हो जाती है तशख़ीस के लिए। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी है कि फिर आपने मज़ीद उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। अब फ्लो साइटोमेट्री एक टेस्ट है, साइटोजेनेटिक्स हैं, फिर एक और NGS है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो ये टेस्ट जो है ना बड़े लाजमी है। अब ये लाजमी क्यों है, ये हमें बताते हैं कि ये पेशेंट जो है आगे जाके इसने क्या ट्रीटमेंट लेनी है, किस पे वो रिस्पॉन्ड करेगा, और क्या उसकी प्रोग्नोसिस होगी। कुछ तो अक़साम ऐसी है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। मसलन वो पेशेंट जो है उसको बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और कुछ अक़साम ऐसी होती हैं कि जिनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, या समझे कि उनकी ट्रीटमेंट के बाद भी चांसेस होते हैं कि वो बार बार लौट के आए बीमारी। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं, शुरू में ही हम जो कर लेते हैं ये टेस्टिंग या तशख़ीस जो कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे एक और चीज़ बड़ी अहम है कि HLA टाइपिंग। HLA टाइपिंग ये होती है कि हम पहले पेशेंट और उसके लवाहिकीन का एक टेस्ट करते हैं, ताकि अगर इस पेशेंट को बाद में ज़रूरत पड़े बोन मैरो ट्रांसप्लांट की या स्टेम सेल की, तो वो इजीली जो है वो ऑलरेडी मैच हुआ वो सब कुछ जो है ना अपना हमें पता चले। क्योंकि बाद में ये भी होता है कि सब
जब हम उनको कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं या दूसरी मेडिसिन, तो उससे हमें वो फिर रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही हम जो है ना वो टेस्टिंग कर लें, ठीक है। जी। तो इसलिए एक वो भी सारी तशख़ीस का एक हिस्सा है। इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, LFTs, RFTs, LDH, ये सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, इन जो मैंने सारे आपको बेसिक्स बताए हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? इलाज देखें, मैंने जैसे पहले बताया कि ये मुख्तलिफ इक़साम है, एक किस्म नहीं है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है एक्यूट, उसकी 2 अक़साम हैं, B सेल और T सेल्स जो है। तो उनमें से T सेल जो है उसकी प्रोग्नोसिस इतनी बेहतर नहीं होती, जबकि B सेल जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और अक्सर जो है पेशेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, वो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी लंबी होती है ट्रीटमेंट, कि 24 माह से 26 माह तक चली जाती है इसकी ट्रीटमेंट। तो वो जो है उसमें भी चांसेस होते हैं कि इंशाल्लाह ये जो है अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। बाज़ इनमें ऐसे होते हैं जिनमें हमें ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया थोड़ा सा डिफरेंट ल्यूकीमिया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक से, ये इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ख़ास तौर पे जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनमें हम बहुत सख्त ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए जिससे उनकी ज़िंदगी जो है ना बढ़ जाए। जबकि ज़्यादातर जो हमारा ये एम होता है कि 3-7 की एक होती है रेजिमेन, उनमें ज़्यादा हम देते हैं। अगरचे बहुत नई अक़साम भी आ चुकी हैं ट्रीटमेंट की, तो वो डिपेंड करता है जो हमने शुरू में तशख़ीस के दौरान साइटोजेनेटिक्स या दूसरे टेस्ट करवाए थे, फ्लो साइटोमेट्री, वो फिर हमें हेल्प करती है कि हमने कुछ चीज़ ऐड करनी है या हमने उसको ख़त्म करना है। या कई दफ़ा PCR भी हम करवाते हैं, वो भी एक किस्म के ल्यूकीमिया के लिए ज़रूरी होती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये डिपेंड करता है जो अर्लियर हमने तशख़ीस की थी और जिस पे बेस या बुनियाद बनाई थी, आगे ट्रीटमेंट भी उसी बुनियाद पे चलती है। तो ये तो होगी। बाकी जो अभी नई चीज़ें काफ़ी आ रही हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसी का है, वो भी बहुत जल्द जो है बन जाएगा एक स्टैंडर्ड, और कुछ और चीज़ों पे भी तहकीक हो रही है। ठीक है। अगर डॉक्टर साहब ये बताएं कि इलाज शुरू कर दिया जाता है ऐसे पेशेंट का, तो घर वालों को क्या एहतियात करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा। इसमें पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये दूसरे मरीज़ों से बहुत मुख्तलिफ मरीज़ हैं। इसमें दूसरे इवन कैंसर पेशेंट्स जो सॉलिड ट्यूमर्स वाले हैं, उनसे बहुत डिफरेंट हम ट्रीटमेंट इनका करते हैं। इसमें आपने ट्रीटमेंट का जो मेन मकसद होता है, आपने इसमें जो ब्लास्ट सेल्स जो हैं, जो ल्यूकीमिक सेल्स जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया होता है, जो कि इन्वेडर्स हैं, उनको आपने निकालने के लिए काफ़ी सख्त ट्रीटमेंट देनी होती है। उससे नॉर्मल सेल्स भी सफ़र करते हैं। जब नॉर्मल सेल्स सफ़र करते हैं तो हमने देखा है कि ये जितनी भी अक़साम हैं, इनका जो ब्लड सेल्स की हैं, उनका मकसद होता है कि वो बॉडी का मुदाफ़ियती निज़ाम उसको जो है कायम रखें। जब इतना ज़्यादा आप सख्त दवाई देंगे तो वो सारा मुदाफ़ियती निज़ाम जो है ना, वो इसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मरीज़ जो है ना, वो उसमें चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आपने मरीज़ को ऐसा इन्वायरमेंट देना है हॉस्पिटल में भी, घर में भी, कि जिससे उसको
इन्फेक्शन है उसकी कंप्लीट आइसोलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप जो है प्लीज़ ज़्यादा विज़िटर्स ना रखें, क्योंकि आप जितने विज़िटर्स आएंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होगा कि मरीज़ जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है वो किसी वक्त भी कोई उसने अगर इन्फेक्शन पिक कर लिया तो वो मसला हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। जबकि दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनमें ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि इन लुकीमिक पेशेंट्स में जिन्होंने ट्रीटमेंट ली हो या ना ली हो उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और मार्जिन ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें और जो घर वालों की ड्यूटी इसमें शामिल होती है कि वो इसमें कई दफ़ा हमें ब्लड इंग्रेडिएंट्स जो है ना उनका बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है, तो हमें डोनर्स वगैरह ये वो काफ़ी चाहिए होते हैं। तो उनको यही हम कहते हैं कि आप स्टैंड बाय रहें, तो जब ट्रीटमेंट हो तो आप जो है ना इनका इंतज़ाम साथ साथ जारी रखें। तो ये चीज़ें भी इसमें अहम हैं। ब्लड इंग्रेडिएंट्स में मतलब प्लेटलेट्स हो गए, जो पैक RBCs, कई दफ़ा और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, FFPs वगैरह, तो वो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये इसका इंतज़ाम करें। तो बहरहाल घर वालों के लिए भी ये काफ़ी आजमाइश होती है, लेकिन ये है कि इनको डिफरेंटली डील करें, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है। क्या ऐसे मरीज़ों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही आखिरी इलाज है? जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ पेशेंट्स जो है ना उनमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ख़ास तौर पे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में। और कुछ पेशेंट्स जो हैं इनको बार बार रिलैप्स होता है या बार बार बीमारी आती है, ख़ास तौर पे एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया में या T-सेल ALL में, तो उनमें तो ट्रांसप्लांट फिर ज़रूरी होता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से जो इसका सर्वाइवल रेट है वो बढ़ गया। पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना होने की वजह से कुछ सालों बाद पहले काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी थी, पेशेंट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते थे। अब उसकी वजह से एक ज़्यादा सर्वाइवल बेटर हो गया उनका। तो उन पेशेंट्स को, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक में बाज़ में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और कुछ AML के केसेस भी ऐसे होते हैं 20-30% जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने तैयार उसके लिए ज़रूर रहना होता है। तो इसलिए मेरा यही ख्याल, मैंने पहले कहा था कि आप HLA टाइपिंग जो है ना सबकी करवा लें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाद में हमारे पास तैयार हो के उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपने आज के टॉपिक से फ़ायदा उठाया होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ल्यूकीमियाज़ के बारे में, और ल्यूकीमियाज़ बेशक बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन अगर इसको टाइम पे डायग्नोज़ कर लिया जाए तो इलाज मुमकिन है। अगर किसी को भी, आपके इर्द गिर्द लोगों में से किसी को इस तरह की अलामात महसूस होती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया जिस्म पे रैश पड़ते हैं, नीले लाल रंग के, बुखार होता है जो कि उतरता ही नहीं है, किसी भी किस्म की भी दवाइयों से नहीं उतरता बुखार, तो फिर आप किसी भी करीबी फिजिशियन को या किसी भी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें और इंशाअल्लाह ताला उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि दिन ब दिन साइंस में तब्दीलियां आ रही हैं, मेडिसिन में तब्दीलियां आ रही हैं, तो इसका इलाज मुमकिन है। तो प्लीज़ अगर इस तरह का आपको कहीं भी किसी भी शख्स में ऐसी तब्दीलियां महसूस होती हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से रुजू करें। इंशाल्लाह हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।